आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। ये वाला हेल्दी फूड वाला आप लोगों ने देखा था, ये पीपीटी, ये स्लाइड देखा था नहीं, कोई बात नहीं। ये सब जो मैंने बताया वही है। ये हेल्दी फूड है, अग्नि से प्रोसेस किया, बाई प्रोडक्ट में ओजस लार्ज अमाउंट बना, अमा स्मॉल अमाउंट, सब ऑप्टिमल फूड डाइजेशन। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पीपीटी शेयर करूंगा। अनहेल्दी फूड क्या होता है ये मैंने बता दिया, इसका ये प्रोसेस है। अनहेल्दी फूड जाता है तो बाई प्रोडक्ट में ओजस स्मॉल अमाउंट में बनता है, अमा लार्ज अमाउंट में, और वेस्ट प्रोडक्ट भी लार्ज अमाउंट में बनता है। ये पालक पनीर का भी एग्जांपल दिया था, उसका ये है। अब आते हैं अमा पे। If food is not being digested properly, then ojas not created properly. That's why in spite of being eating good food, people feel हम कभी कभी ऐसा होता है कि जब फूड डाइजेस्टेड नहीं होता, जैसे पालक पनीर अच्छा खाना है, अच्छा भोजन है जो आपको एनर्जी देगा, प्रोटीन देगा, उसमें पालक और पनीर को मिक्स कर बहुत सारी चीजें, और साथ में आप रोटी के साथ भी खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है, तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। लेकिन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना होने की वजह से, ऊपर हमने देखा कि क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो डाइजेस्ट ना होने की वजह से बहुत सारे लोग हमने देखा कि बहुत अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लैक ऑफ एनर्जी, लिथार्जिक मतलब लेजी फील करते हैं, आलस आता रहता है, नॉट फील मोटिवेटेड, हमेशा डिप्रेस टाइप के रहते हैं, बैड बॉवल मूवमेंट मतलब पेट साफ नहीं हो पाता है, हैवीनेस रहता है बॉडी में, और सिर में भारीपन, शरीर में भारीपन, हैवीनेस रहता है, क्योंकि अमा क्रिएट होता है। ओजस क्या है? When food is being digested properly, right amount of ojas is being created, then you feel very healthy physically and mentally. जो लोग बहुत थोड़ा भी खाते हैं लेकिन उनका डाइजेशन बहुत प्रॉपर है, ऑप्टिमल डाइजेशन जिनका है, उनको आप देखोगे कि वो आपसे कम खाते हैं, वो कोई नट्स नहीं खाते, कोई बादाम नहीं खाते, कोई दूध नहीं पीते। शिवा बाबा जो वहां पे बनारस में रहते हैं, 127 साल के हैं, वो शुरू से आज तक केवल उबला हुआ खाना खाते हैं, नमक नहीं खाते, हल्दी नहीं खाते, कोई मसाले नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। तो ऐसा नहीं हम भी वैसा खाएं तो हम भी वैसे हो जाए, ऐसा नहीं। उनका जो दिनचर्या है, उनकी जो रूटीन है, उन्होंने जो इतने सालों में अपनी बॉडी को जैसा ढाला है, वैसा ही चीज वो उसके अंदर डालते हैं जो नोन टू बॉडी है, उनकी बॉडी को नोन है, आपकी बॉडी को नहीं। आप ऐसा करोगे तो आप बीमार हो जाओगे। तो वो हमसे कम न्यूट्रिशन वैल्यू की चीज खा के भी हमसे 4 गुना ज्यादा एज में पहुंच के भी वो हमसे ज्यादा फिजिकली और मेंटली फिट है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, और स्टिल ही इज लिविंग हेल्दी लाइफ 127 साल की एज में। अमा इन डिटेल, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं अमा के बारे में। अब अमा है क्या? अमा क्या, आंटी जी ने जो बताया वो अम्ल है, अमा कोई केमिकल है, अमा कोई फैट है, क्या है अमा? अमा इज अ सब्सटेंस, इट इज नीदर अ न्यूट्रिएंट nor a waste, but it's been something else created out of improper digestion. तो हमारी बॉडी को भी ये नहीं पता है कि ये क्या है, ये कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है जो कोई पोषक तत्व भी नहीं है और कोई वेस्ट भी नहीं है। हम स्टूल और यूरिन को, ये सबको तो जानते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है आपके, लेकिन अमा ये भी नहीं, न वेस्ट है न न्यूट्रिएंट, ये कुछ और ही है, और जो सब ऑप्टिमल डाइजेशन की वजह से बनता है। When large amount of ama is being created and body finds it difficult to throw it out, then body gets confused about how to deal with it. जब बहुत ज्यादा अमाउंट अमा का बॉडी में बनने लगता है तो आपके शरीर को भी ये पता नहीं होता है कि इसका करना क्या है, और शरीर आपका कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? अमा स्टार्ट्स ट्रेवलिंग इनटू योर बॉडी, स्टार्ट्स स्टोरिंग एट वेरियस साइट्स इन द बॉडी। फिर अमा आपके डाइजेशन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के, वेस्ट तो कोलोन से और यूरिनेशन से बाहर निकल गया, एनर्जी इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू आपके बॉडी के अलग अलग टिश्यूज में पहुंच गई। लेकिन अमा का क्या हो रहा है? अमा का बॉडी कंफ्यूज हो गई,
अमा अपने आप ही चलना शुरू कर देगा आपकी बॉडी में, ब्लड के थ्रू, टिश्यूज के थ्रू, जो आपके एनर्जी चैनल्स हैं उनके थ्रू जाके क्लॉगिंग करना शुरू कर देगा आपकी बॉडी में, अलग अलग हिस्सों में जाने लगेगा और वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा अलग अलग जगहों में। वाई सब ऑप्टिमल डाइजेशन एंड वाई अमा? सब ऑप्टिमल डाइजेशन मतलब जब आपकी पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करती उसको सब ऑप्टिमल डाइजेशन कहते हैं। वाई अमा? क्यों अमा? अग्नि जो हमने पालक पनीर का एग्जांपल देखा था उसमें अग्नि की बात हो रही थी। मंद अग्नि, मंद अग्नि मतलब स्लो डाइजेस्टिव फायर। विषम अग्नि अनइवन डाइजेस्टिव फायर। तीक्ष्ण अग्नि हाई डाइजेस्टिव फायर। तो इनमें से भी कोई अग्नि, अगर इस प्रकार की अग्नि होगी तो आपका सब ऑप्टिमल डाइजेशन होगा और अमा लार्ज अमाउंट में क्रिएट होगा। रेफ्रिजरेटेड फूड एंड वाटर, आप जब भी रेफ्रिजरेटेड कोई भी चीज पदार्थ अपने शरीर के अंदर डालेंगे, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, तो आपके शरीर के लिए, बॉडी के लिए वो अननोन होगा। अननोन कैसे होगा? बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, रेफ्रिजरेटेड वाटर और फूड का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। सो आपकी बॉडी के लिए वो, आपका शरीर अनभिज्ञ है इस तापमान से। जैसे ही आप उसको डालेंगे तो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, पानी को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है बॉडी को, तो उसको डाइजेशन में लाने के लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा? उसको अपने टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा, 4 डिग्री टू 37 डिग्री पे लाना पड़ेगा प्रोसेस में लाने के लिए। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगा, जो पहले से ही गड़बड़ है। आपकी अग्नि और मंद हो जाएगी, आपकी एनर्जी लूज होगी, आप बहुत सारा खा लोगे तब भी और लिथार्जिक फील करोगे और बीमार फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे, आप हैवीनेस आएगा और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हर दिन ठंडा पानी पीने से बात बिगड़ती चली जाएगी और बिगड़ती चली जाएगी। इम्प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन, आप सब कुछ सही खा रहे हो लेकिन दो चीजें कॉम्बिनेशन अगर गलत है, दो चीजों का, तो वो आपकी बॉडी उसको डिस्कार्ड कर देगी, उसको कहेगी कि इसको हटाओ, उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी और वो भी अमा क्रिएट करेगा। अब ऐसी दो चीजों का इसमें एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे मिल्क और बनाना। बनाना शेक हम बड़े चाव से पीते हैं, जो लोग पतले होते हैं वो खासतौर पर मोटे होने के लिए पीते हैं, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि बनाना और मिल्क का आपस में संबंध नहीं हो सकता, इनका विवाह कभी नहीं हो सकता है। ये जब भी आप एक साथ मिक्स करके डालोगे शरीर में तो ये म्यूकस क्रिएट करेगा, कभी कभी चलता है बट हर दिन इट विल क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू इन लॉन्ग टर्म। तो बनाना मिल्क शेक, इसी तरह से अनियन और मिल्क इज अ पॉइजन। इसी तरह से बहुत सारे और लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस है आयुर्वेद में, जो बाद में मैं आप लोग को दे सकता हूं। अभी इतना समझे कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन होने की वजह से भी इम्प्रॉपर सब ऑप्टिमल डाइजेशन होता है और अमा क्रिएट होता है। एक्सेस ऑयली फूड, कभी कभी समोसा खाना चलता है, कभी कभी ब्रेड पकौड़े खाना अच्छा लगता है, बारिश कभी कभी होती है ना, जहां पे चेहरा पूंजी में अगर आप रहते हो तो कहते हो कहो कि बारिश हो रही है, रोज पकौड़े खाऊंगा, तो फिर आप जो है हॉस्पिटल पहुंचोगे कुछ दिन में। तो एक्सेस ऑयली फूड, हर दिन ऑयली फूड खाना, रोज ऑफिस में रहते हैं 7 बजे के बाद, मैं एक जगह काम करता था पहले, नौकरी करता था, तो वहां पे शाम को जो लोग 7 बजे के बाद रुके रहते थे तो कंपनी की पॉलिसी थी किसी दिन समोसा, किसी दिन ब्रेड पकौड़ा, मैं भी खाता था। मेरा वजन जो है फूल के 95 kg हो गया था और बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, जो है 4-5 साल ऐसा समोसे रोज खाते खाते जो है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं सोचता था कि यही सब खा के इतना खा लेता हूँ कि घर पे खाना वाना ना बनाना पड़े, खाना ना खाना पड़े, तो और खा लेता था मैं जो है। और फिर ऐसा करते करते और क्रेविंग होने लगती थी इन चीजों की और खाने लगता था। तो ये एक्सेस ऑयली फूड जो होता है ये आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और अमा क्रिएट करता है। शुगरी फूड, कभी कभार मीठा खा लेना ठीक है, बर्थडे है केक काट दिया मीठा खा लिया, लेकिन रोज खाने के बाद मीठे की तलब लगना, जरूरी नहीं आपको डायबिटीज हो तो ही मीठा ना खाओ। व्हाइट शुगर इज अ पॉइजन, जस्ट लाइक सिगरेट, जस्ट लाइक टोबैको, जस्ट लाइक अल्कोहल, व्हाइट शुगर इज ऑल्सो अ पॉइजन। एक चम्मच सफेद चीनी जब भी आप खाते हैं तो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को वो
3 to 5 आवर्स के लिए दबा देता है, सप्रेस कर देता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स ही आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जीवाणुओं से लड़ने की जो शरीर की क्षमता है, उसको 3 से 5 घंटे के लिए वो खत्म कर देता है, मार देता है। सिर्फ एक चम्मच सफेद चीज इतना खतरनाक जहर है चीज, सिर्फ शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है ब्लड में। तो शुगरी फूड। दूसरी चीज, शुगर इज द हार्डेस्ट। अलग अलग टेस्ट भी आयुर्वेद बताता है कि कौन सा टेस्ट हार्डेस्ट टू डाइजेस्ट है, कौन सा एवरेज टू डाइजेस्ट है, कौन सा माइल्ड टू डाइजेस्ट है। शुगर टेस्ट हार्डेस्ट टू डाइजेस्ट होता है बॉडी के लिए। तो अगर आपका मीठा वाला पार्ट पोर्शन बहुत ज्यादा होगा खाने में, तो आपका जो है वो ऑप्टिमल डाइजेशन नहीं होगा। सबसे हैवीएस्ट होता है शुगर, देन सावर, देन सॉल्टी, एक्सेस सॉल्टी। तो ये पिरामिड अगर आप बनाएंगे तो पिरामिड शेप में सबसे हार्ड जो है शुगरी, देन सावर, देन सॉल्टी। उसके बाद आते हैं ऑल पैकेज्ड एंड कैन्ड फूड। जो कुछ भी, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेज शेल्फ लाइफ होती है, जिसमें लिखा होता है कि इट मैन्युफैक्चरिंग डेट इतनी, एक्सपायरी डेट इतनी, वो सब कुछ जो है अमा क्रिएट करेगा आप जब भी डालोगे। जो हम वो स्माइलीज लाते हैं जिसको तल के खाते हैं ना, वो रेफ्रिजरेटेड होता है। आइसक्रीम, पैकेज मिल्क, मैगी, नूडल्स, जितने भी चाइनीज सॉसेज आते हैं, जो भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो पैकेज्ड है या कैंड है और जिसकी शेल्फ लाइफ, स्पेशली मीट प्रोडक्ट्स, स्पेशली पैकेज्ड फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, डेट्रीमेंटल लाइफ स्टाइल। सब कुछ सही कर लिया आपने, ऊपर वाला सब कुछ, लेकिन डेट्रीमेंटल मतलब बैड लाइफ स्टाइल, हाईली स्ट्रेस्ड लाइफ स्टाइल। इट विल, क्या होगा उससे, क्या होगा हाईली स्ट्रेस्ड लाइफ स्टाइल से? हमने लास्ट वीक पढ़ा था ना, लास्ट वीक के क्लास में समझा था इस चीज को। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप हमेशा अगर स्ट्रेस्ड रहेंगे तो क्या होगा, एड्रेनलिन हाई हो जाएगा। एड्रेनलिन हाई होने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन हाथ और पैर में बढ़ा हुआ होगा। हाथ और पैर में ब्लड सर्कुलेशन कहां से आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से जब ब्लड सर्कुलेशन चला गया तो क्या होगा, आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, आपकी अग्नि वीक हो जाएगी, और आपकी जो समाग्नि थी वो मंदाग्नि में कन्वर्ट हो जाएगी और कभी भी खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। हमेशा आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग होगी, फ्लैटुलेंस होगा, आप और डिप्रेस होते चले जाओगे, लो फील करोगे और ज्यादा। एक्सेसिव रॉ और अनकुक्ड फूड। बहुत सारे लोग पतले होने के लिए बहुत सारा जो है सलाद खाते रहते हैं, अनकुक्ड रॉ फूड खाते रहते हैं, हमेशा फल केवल खाते रहते हैं, फ्रूट खाते रहते हैं, कुक्ड फूड खाना छोड़ देते हैं कई महीने तक। ह्यूमन बॉडी, इंसान का शरीर अब जो इवॉल्व होने के बाद जो बना है, वो कुक्ड खाना खाने के लिए बना है, पका हुआ भोजन करने के लिए बना है। अगर आप बहुत लंबे समय तक, कभी कभी ठीक है, या दिन में 1-8 बार आप एक फल खा लो, कुछ खा लो, ठीक है, खाने के साथ थोड़ा बहुत सलाद चलता है, बट केवल सलाद, केवल फल आपको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए काफी है कुछ दिनों में। आपकी इंटेस्टाइन सूख जाएगी, और उसके बाद जब आप कभी उसमें दूसरे किसी टाइप का भोजन डालोगे तो वो डिस्कार्ड कर देगी, ये मेरे लिए नहीं बना। आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटल पहुंचोगे। तो आपको हर चीज बैलेंस, संतुलित लेना है। एक ही तरह का भोजन नहीं किया जाता, आपको हर तरीके का किया जाता है। हर तरीके में ये ऊपर वाला तरीका नहीं, जो ऊपर जो है, जो लिखा हुआ है हेल्दी फूड, जो हेल्दी फूड के प्रकार, सात्विक फूड लेना है। इनएडिक्वेट स्लीप, टू लेस और टू मच, बहुत ज्यादा सोना और बहुत कम सोना, दोनों ही चीजें आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करती हैं। जो लोग कफा बॉडी वाले होते हैं उनको दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। दिन में कौन सो सकता है, केवल वात प्रकार का शरीर,
और वो भी कब? ओनली इन समर्स। कितना? नैपिंग। कितनी देर? 15 to 20 minutes only, not 1 hour. Sleeping 1 hour during the day is a poison for body. It will further weaken your body. कब सो सकते हैं? लेकिन एक कंडीशन भी है, सो सकते हैं। कब सो सकते हैं? या तो आप बहुत एक्सेसिवली थके हुए हो, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, डिप्रेस हो तो नहीं, डिप्रेस तो दूसरी वजह से हुआ, थके हुए हो, फिजिकल एक्टिविटी करके या रात भर आप ड्यूटी करके आए हो, तो क्या करोगे? मरता क्या नहीं करता, सोना ही पड़ेगा, तो फिर सो जाइए। लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कफा बॉडी को और कफा बॉडी बनाएगा, अग्नि को और फर्दर मंद अग्नि करेगा और वीक करेगा। लैक ऑफ रूटीन, आज की डेट में 90% प्रॉब्लम इसी कारण से, लैक ऑफ रूटीन। न सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है। कभी 12 बजे लंच हो रहा है, कभी 4 बजे हो रहा है। अरे रुक जाओ, बस एक और प्रेजेंटेशन खत्म कर लो, एक मीटिंग है वो ओवर करके खा लूंगा या खा लूंगी। आज ये नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज खत्म करके ही सोना है। अरे रुक जाओ यार, ये मम्मा का फोन आ गया है, जरा बात कर लूं, या चैटिंग कर ले जरा, जो है उसके बाद जो है तब सो जाएंगे। करते करते गेम, छोटे बच्चे गेम, सुबह 4 बजे तक गेम चल रहा है, फिर जो है शाम के 4 बजे तक घोड़े बेच के सो रहे। प्रकृति को ही उल्टा कर दिया उन्होंने। और तो और आप बताओगे तो आपसे बहस करेंगे, 8 घंटे नींद तो पूरी कर रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा, अभी नहीं, जब फर्क पड़ेगा तो देर हो जाएगी। बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं भी कहना नहीं चाहता, वो सबको पता है कि क्या होगा। इनएडिक्वेट स्लीप, लैक ऑफ रूटीन। रूटीन जिसका सही नहीं है, वो सब कुछ सही करके भी कुछ सही नहीं कर पाएगा। 101% he is inviting something very very dangerous to his life. आज होगा, कल होगा, 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, बट होगा कुछ बहुत ज्यादा सीवियर चीज होगी बॉडी के अंदर अगर लैक ऑफ रूटीन है। सबसे खतरनाक चीज अगर कोई चीज है इन सब में तो वो है लैक ऑफ रूटीन, वर्स्ट। बाकी सब चीज फिर भी एडजस्ट हो जाएगी, ये एडजस्ट नहीं, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। आपका सोने का टाइम, खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल रूटीन आपकी फिक्स होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए लाइफ। आप काम करो, कोई नहीं मना करता, लेकिन काम के साथ साथ आपकी हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। स्लीपिंग और ईटिंग बिफोर प्रीवियस मील इज बीइंग डाइजेस्टेड कंप्लीटली। खाना खाते ही सोने की आदत मौत के करीब ले जाती है। कोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर। अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट खाना नहीं हुआ, सोने से पहले भूख लग जानी चाहिए पेट में। कुछ भी खाया मौत के और करीब जाएंगे। अंदर से हम लोग गलते जा रहे हैं। जो अंदर बीमारियां होती हैं किस लिए होती हैं? आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है बीमारियां क्यों होती हैं? बीमारियां इसलिए होती हैं, वो बीमारियां हमें अपने एंड मोमेंट के करीब लेके जा रही होती। वो एंड में पहुंचने की प्रोसेस, आप रॉकेट स्पीड में जाना चाहते हो, साइकिल पे जाना चाहते हो, पैदल में बेबी स्टेप से जाना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको एक्सपेडाइट करनी है, बहुत तेजी से मौत के करीब पहुंचना है, तो रात में रोज खाना खा के सो, दिन में भी सो खाना खा के। देखो आप कितनी जल्दी पहुंचोगे। एक और कोरोना और आप साफ। तो ये जो आदत है खा के तुरंत सोने की, या फिर नहाना भी, खाने के तुरंत बाद नहाना भी अमा क्रिएट करता है आपकी। जब आप भोजन करते हो तो क्या चीज जरूरी है? फायर जरूरी है ना, सामग्री जरूरी है, फायर जरूरी है डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन जब आप नहा लिया तो आपने क्या कर दिया? अपने बॉडी के टेम्परेचर को गिरा दिया, अपनी अग्नि को वीक कर दिया। इनडाइजेशन होगा, इनडाइजेशन से क्या होगा? अमा क्रिएट होगा। वो अमा क्रिएट होकर जाएगा। जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे ना, खाने के बाद तुरंत नहाओगे तो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, वात डिपॉजिट होने लगता है।
जो जोड़ों में वात नहीं, यूरिक एसिड डिपॉजिट. यूरिक एसिड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अमा. 103 काइंड ऑफ टॉक्सिन्स आर देयर. 103 प्रकार के अमा होते हैं बॉडी के अंदर आयुर्वेद के हिसाब से. उनमें से यूरिक एसिड एक है. एक्सेसिव स्लीपिंग का तो बता दिया था. स्लीपिंग ड्यूरिंग डे टाइम नैपिंग इज ओके फॉर 15 to 20 मिनट्स. ओके विद बाथ बॉडी टाइप ड्यूरिंग समर और इफ टू मच टायर्ड, ये बता दिया. उसके बाद एक्सेसिव ईटिंग स्वीट, बहुत ज्यादा मीठा खाना. जो ऑर्डर आपको बताया था, क्या ऑर्डर है डाइजेस्ट होने का? हेवीएस्ट टू डाइजेस्ट है स्वीट. उसके बाद सावर है आपका एवरेज टू डाइजेस्ट एंड सॉल्टी. एक्सेसिव सॉल्टी, सॉल्टी मतलब नमक तो चाहिए थोड़ा, लेकिन आप बहुत ज्यादा नमकीन खाते हैं तो इट विल बी नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली. बहुत ज्यादा नमक खाने वालों के बॉडी में भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ब्लड प्रेशर की. ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो काइंड ऑफ अमा क्रिएशन. अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, कोई ऐसा थॉट है आपको जो बहुत सालों से परेशान कर रहा है. आपको कोविड हुआ था, किसी को कोविड हुआ था और वो होके चला गया, लेकिन वो आपके दिमाग से नहीं जा रहा. बहुत साल पहले कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिस हादसे की चोट आपके दिमाग में आज भी है और वो नहीं जा रहा. सब कुछ ऊपर वाला सही करके भी आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे, क्योंकि आपका एड्रेनलिन हाई होगा. अगेन वही चीज, फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेटेड रहेगा. ब्लड सर्कुलेशन हाथ पैरों में होगा, डाइजेशन में ब्लड नहीं जाएगा, अग्नि वीक हो जाएगी, अमा क्रिएट होगा. कंटिन्यू अमा क्रिएट होगा, हर दिन हर सेकेंड अमा क्रिएट होगा. इमोशनल ईटिंग, व्हाट इज इमोशनल ईटिंग? इमोशनल ईटिंग क्या है? कोई अपना कुछ साझा करना चाहे इस बारे में? शुचि जी हैं आप? इमोशनल ईटिंग, भावनात्मक भोजन क्या है? व्हाट इज इमोशनल ईटिंग और क्यों नहीं होना चाहिए इमोशनल ईटिंग? मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, भावनात्मक जब खाते समय हम ज्यादा सोचते हैं या कभी कभी मूड ऑफ होता है, वो इससे रिलेट करता है क्या? अच्छा, उससे क्या होता होगा? क्योंकि हम पूरा कंसंट्रेट खाने पर नहीं होके अपनी भावनाओं में ही रहते हैं, तो जो भी खा रहे हैं उस हिसाब से हमको उससे क्या इफेक्ट. पर हम उसको चबा भी नहीं पाएंगे अच्छे से. हाँ, और उसको अंदर ले लें, फिर उससे क्या होगा? उसका जो प्रॉपर होगा और एनर्जी ज्यादा लगेगी डाइजेस्ट करने में. अच्छा, सही बताया आपने. अब मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ. मेरे हिसाब से भावनात्मक ईटिंग जब डिप्रेस फील होता है या हैवी फील होता है, भूख मुझे ज्यादा लगती है. दरअसल वो भूख नहीं होती, वो क्रेविंग होती है. अब मैं आपको बताता हूँ. 1888 में, वैसे तो ये हजारों साल पहले हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि आपको भावनात्मक ईटिंग, इमोशनल ईटिंग नहीं करनी चाहिए. जब भी आप इमोशनली इम्बैलेंस हो, सिर्फ डिप्रेस ही नहीं, अति उत्साह में भी नहीं खाना चाहिए. बहुत प्रसन्नता में भी अति उत्साह, बहुत प्रसन्नता, अत्यधिक प्रसन्नता या अत्यधिक दुख, अत्यधिक क्रोध, किसी भी असंतुलित भावनात्मक स्थिति में कोई सा भी भोजन, इवन चाय भी नहीं पीनी चाहिए. क्या कर सकते हैं? पानी पी सकते हैं. बैठिए, पानी पीजिए घूंट घूंट करके और ईश्वर का नाम लीजिए. जब आपका मन शांत हो जाए तो खाइए, अदरवाइज खाना छोड़ दीजिए. कितनी भी भूख लगे मत खाइए, ऐसा आयुर्वेद कहता है. मॉडर्न साइंस में कहां ये बात आई? मॉडर्न साइंस में ये बात आई 1888 में. 1888 में एक फ्रेंच अमेरिकन जो है फॉर हंटर थे, वो हंटिंग के लिए गए थे और आर्मी बेस कैंप के पास अमेरिका में उनको आर्मी के एक जवान ने शूट किया, जो गोली उनको पेट में लगी, स्टमक में लगी. और चूंकि लकीली वहीं पे सारे आर्मी का बेस कैंप था, तो उनको जो है वहां पे ले जाया गया और उनको ऑपरेट किया गया. आर्मी के सर्जन ने ऑपरेट किया. ऑपरेट करने के बाद वो बच गए. बचने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको बंधक बना लिया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना जीवन जो है रिसर्च के लिए दान दे दिया था. इंसानियत की भलाई के लिए अपना शरीर, जीवित शरीर दान दे दिया था कि इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाए.
तो किया ये गया था कि उन डॉक्टर महोदय ने उनका पेट ठीक करने के बाद भी सिला नहीं, वुंड को क्रिएटेड रखा और उसमें एक चैनल क्रिएट कर दिया ऊपर से देखने के लिए। और उनके डाइजेस्टिव जूसेस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जिसमें कोई भी बैक्टीरियल या फंगल कोई सा भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। वो शख्स रिसर्च करते करते 88 साल की उम्र तक जीवित रहे। 88 साल की उम्र में जाके उनकी मृत्यु हुई। बहुत लंबे समय तक उनके शरीर पे वो रिसर्च चलता रहा अमेरिका में। तो उन्होंने उसके ऊपर हर वो चीज ही कई बार मुंह से खाने डालते थे, कई बार एक धागे में खाना डाल के डायरेक्ट स्टमक में डाल देते थे और ऊपर से ऑब्जर्व करते थे कि क्या हो रहा है, कैसे जूसेस सिक्रीशन हो रहे हैं, कैसे केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, कैसे चर्निंग हो रही है उसकी। जब वो खुश है उसको खुश रखा जाता था तब क्या हो रहा है, जब वो दुखी होता था तब क्या हो रहा है, जब उसको दर्द होता था तब क्या हो रहा है, जब उसको गुस्सा आता था तब क्या हो रहा है। ये सब चीजें लंबे समय तक चलती रही और फिर ये इमोशनल ईटिंग जो है ये चीज कंफर्म हो गई कि इमोशनल ईटिंग करने से ऑप्टिमल डाइजेशन नहीं होता है, सब ऑप्टिमल डाइजेशन होता है और बहुत बड़े अमाउंट में टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर जो आपको फर्दर और बीमार करते हैं और उसको और लेके जाते हैं फर्दर उसी और लेके जाते हैं। तो इमोशनल ईटिंग, अगर आप इमोशनल हैं कभी भी, इमोशनल किसी भी प्रकार से आप इमोशनल हैं, खाली दुखी होना नहीं, कैसे भी इमोशनल है, इसीलिए टीवी फोन देखते हुए खाने को मना किया जाता है। क्यों? जब आप टीवी में देखोगे तो टीवी में जो है वो अपनी मां से मिला रो रहा है, ममता का भाव आ गया, इमोशन, प्रेम का भाव आ गया, भय का भाव, हॉरर मूवी देख रहे हो भय का भाव आ गया। जब आप डर जाओगे फ्लाइट एंड फाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। कुछ भी ऐसा होगा तो जो डाइजेशन से रिलेटेड जो आपका भाव होना चाहिए वो भाव शून्य होना चाहिए, दिव्य भाव होना चाहिए। एक भाव होता है, एक भाव वो भी होता है ना जो भक्ति भाव होता है, जो मंदिर में जाके होता है ना। इसीलिए प्रेयर को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है योग और आयुर्वेद। मैं हमेशा बीच बीच में बोलता रहता हूं कि हमेशा प्रेयर करने के बाद ही खाना चाहिए। आपको कोई प्रेयर नहीं आती, हाथ जोड़िए और धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, उन सभी लोगों को धन्यवाद दीजिए जिनकी वजह से आपकी थाली में ये भोजन आया है, ये परोसा गया है, जिसने इस भोजन को उगाया है, जिसने इसको आप तक पहुंचाया है, जिसने आपके लिए बनाया है और जिसने आपके लाख के थाली में परोसा है, उन सबको, उस ईश्वर को जो खुद ये भोजन है, उस ईश्वर को जो ये शरीर के भीतर है, उस ईश्वर को जो ये अग्नि है, उस ईश्वर को जो आपकी एनर्जी है, तो सबको धन्यवाद दीजिए। तब देखिए कैसे दिव्यता आती, डिवाइन टेस्ट आएगा उसके अंदर और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ओजस क्रिएट होगा। आपके सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होंगे जो शिल्पी जी ने बताया। जब आप मुंह के अंदर डालोगे तो उसको आप पीसेस में चबाओगे और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करोगे। आयुर्वेद ये कहता है कि हर एक बाइट 32 टाइम्स चबानी चाहिए। 32 टाइम्स गिनना नहीं है, आपको सिर्फ उसको अपने टंग से घुमा घुमा के फील करते रहता है कि क्या अब वो इसके नीचे निगलने के लायक हो गया है। अगर कहीं पे भी मुंह में वो अटक रहा है और लिक्विफाइड नहीं हुआ है तो आपको तब तक चबाते रहना है। इसीलिए एक और कंडीशन आयुर्वेद में लिखी हुई है कि योर फूड मस्ट बी मॉइस्ट, नम होना चाहिए जो भोजन है। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में खाली चावल चावल अकेले नहीं खाते, चावल दाल खाते हैं, रोटी के साथ दाल और सब्जी खाते हैं, या फिर अगर सब्जी दाल रोटी खाते हैं तो सब्जी ग्रेवी वाली खाते हैं, रोटी पे घी लगाते हैं मॉइस्ट करने के लिए। योर फूड मस्ट बी मॉइस्ट। और चटनी इसलिए खाते हैं ताकि सलाइवा सिक्रीशन बढ़ा सके। खाने में सुगंध डालते हैं, एरोमास डालते हैं। एरोमा को आप खाते हो या ताकत देता है, क्या करता है, क्यों डालते हैं? इंडियन फूड में एरोमा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? केवड़ा जल क्यों डालते हैं, गुलाब जल क्यों डालते हैं, स्पाइसेस डालते क्यों है, खुशबू आती है। नॉन वेजिटेरियंस नॉन वेज के लिए थोड़ी खाते हैं, उस मसाले की खुशबू के लिए खाते हैं। जब वो खुशबू एरोमा जाता है, आपके पांचों सेंसेस ताकि काम करें,
आप जब खुशबू नाक में जाती है तो सलाइवा सिक्रीशन अपने आप शुरू हो जाता है, मुंह में पानी आने लगता है, यानी कि आपकी बॉडी को मुंह में खाना पहुंचाने से पहले बॉडी को पता चल जाता है कि बॉडी प्रिपेयर हो जाओ, डाइजेशन के लिए तैयार हो जाओ। आपको कभी कभी ऐसा होता है, मम्मी लोग खाना बनाती है, कोई भी खाना बनाता है ऐसा जो बहुत आपको पसंद हो, तो किचन से खुशबू आते ही भूख पहले लग जाती है, बॉडी प्रिपेयर होने लगती है इस चीज के लिए। भोजन सुंदर दिखना चाहिए। गाय भैंसों को जैसे चारा एक साथ मिक्स करके उसमें हौदी में डाल दिया जाता है, आपको डाला जाए, आप खाओगे। सुंदर दिखना चाहिए, आपका जो दृष्टि है उससे जो दृश्य है भोजन का वो सूदिंग लगना चाहिए। दृश्य देखते ही आपका मन मचल जाना चाहिए खाने के लिए। ऊपर से शेफ्स 5 स्टार होटल में वो छोटी सी चीज वो आप घर में बनाते हो उसको कितना सुंदर बना देते हैं दूर से, चाहे वो आपके घर वाले खाने से उतना टेस्टी भी ना हो, लेकिन आपका मन कर जाता है वो खाने के लिए, इतना वो सुंदर दिखता है, ऐसी खुशबू उसमें आती है। सुंदर दिखना चाहिए। छूने के बाद आपको बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं लगना चाहिए। टच जो आपका सेंस है, तो आपके सारे सेंसेस, सारी इंद्रियां जो है आपके डाइजेशन के अनुकूल होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रेयर का साइंटिफिक रीजन ये है कि जब आप प्रेयर करते हो तो सारी इंद्रियों को ले आके सारी दुनिया से हटा के उस पर फोकस करते हो। टू मच आउटसाइड ईटिंग, इससे क्या फर्क पड़ता है? उस दिन प्रीति शिल्पी जी को शाम वाली क्लास में शायद मैंने बताया भी था, रविंद्र जी को भी। टू मच आउटसाइड ईटिंग से फर्क ये होता है कि जब आप घर में भी वही दाल रोटी खा रहे हो, बाहर भी वही दाल रोटी खाओ जाके, लेकिन फिर भी बाहर वाला नहीं पचेगा सही से। उसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण यह है कि जब हम घर में खाना बनाते हैं तो आपकी बॉडी को जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नोन होते हैं। आप जो हम लोग इंडियंस हैं वो एक साथ कई महीनों का जो है राशन खरीद के रखते हैं। वही दाल होती है, वही चावल होता है, वही गेहूं होता है, वही आटा होता है, वो चलता रहता है। वही मसाले भी होते हैं, एक ही दुकान से खरीदते हैं, एक ही ब्रांड का खरीदते हैं। तो आपकी बॉडी यूज टू होती है, उसको पता होता है कि इसके लिए क्या केमिकल प्रोसेस करना है, कैसे ये डाइजेस्ट होगा। जब आप बाहर जाते हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं बट डिफरेंट जगह से खरीदे हुए होते हैं। उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दूसरा होता है, जो आपकी वही दाल होते हुए भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दूसरा होता है, जो आपकी बॉडी के लिए अननोन होता है, हार्ड टू प्रोसेस होता है, प्रोसेस नहीं कर पाती है, तो वो डाइजेस्ट इसीलिए प्रॉपरली नहीं होता है, इम्प्रॉपर डाइजेस्ट, सब ऑप्टिमल डाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा जब हमारी माँ बहनें खाना बनाती हैं किचन में, या भाई लोग भी बनाते हैं, उसमें प्रेम का भाव होता है, ममता का भाव होता है। जब आप लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल में, मासेस के लिए जब आप खाना बनाते हो, स्पेशली होटल्स में और रेस्टोरेंट में, उसमें कोई आप प्रेम या डिविनिटी नहीं डालते। जब आप मंदिर में या गुरुद्वारे में लंगर करते हो तो उसमें डिविनिटी आती है, उसके अंदर भक्ति भाव से वो प्रेम के साथ बनाया जाता है, इसलिए उसमें डिविनिटी होती है, वो डाइजेस्ट होता है। वही चीज होटल में खाओगे तो नहीं होता, वो इमोशंस नहीं होते हैं उसके। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अननोन टू बॉडी होते हैं, जो वहां पे डाले जाते हैं। लाइक आप सोडा हर घर में रोज नहीं डालते हो खाने में, होटलों में डाला जाता है, सोडा डाला जाता है, कलर्स डाले जाते हैं। आप कहोगे ये तो जो है खाने वाले कलर है, लेकिन खाने वाला कलर भी तो अननोन है आपकी बॉडी के लिए। आप कहां घर में डालते हो खाने वाला कलर? तो वो अननोन है। जो चीज बॉडी के लिए अननोन है, इट विल बी हार्ड टू डाइजेस्ट। बायोकेमिकल एनवायरनमेंट, अब ये देखिए ये अमर और कितना खतरनाक होता जाता है। अभी मैंने जो है एक वेब सीरीज में देख रहा हूँ, नेट सीरीज पे। मेरा रूल है, जैसे मान लीजिए मैं उसमें देखना शुरू किया तो वेब सीरीज जो है, जैसे नशा होता है ना, आप उस नशे में घिरते चले जाते हो ना, ऐसी वेब सीरीज होती है। आपने एक एपिसोड देख लिया तो आपका मन करेगा रात भर में ये पूरा सीरीज खत्म कर दूं, पूरा सीजन खत्म कर दूं। लेकिन मेरा एक रूल है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक देखना है, उसके बाद कितनी भी क्यूरियोसिटी हो, टीवी बंद, मतलब बंद, दिमाग को भी स्विच ऑफ उसी टाइम। उसके बाद फिर अपना काम, अपना पढ़ो, वेद उपनिषद पढ़ो, ध्यान करो, ये सब चीज करो। जो चीज रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये ध्यान रखिएगा। सब चीज करिए जीवन में, सब सारे काम करिए, लेकिन रूटीन में करिए। कोई चीज आपको कंट्रोल ना करे, आप जिसको चाहे कंट्रोल कर लें, यही योग का जो है ध्येय है, मकसद है जीवन में। बायोकेमिकल एनवायरमेंट, हाँ, तो वो शायद उसका नाम है अनयूजुअल थिंग्स, उसका नाम है अनयूजुअल थिंग्स। में उसमें एक मॉन्स्टर टाइप की चीज है, और जमीन के नीचे जो है उसमें एक दूसरी दुनिया दिखाते हैं। जैसे ऊपर दुनिया है वैसे नीचे एक दुनिया है। ऊपर जैसे गर्म रहती है और नीचे ठंडी दुनिया रहती है, और नीचे उसने ऐसा टॉक्सिक एनवायरमेंट और क्रिएट कर लिया है जो उसके खुद के लिए, उसने खुद ही ऐसा एनवायरमेंट बना दिया है। अब उसी की सांस से जहर निकलता रहता है और पूरा फ्रोजन एटमॉस्फेयर हो जाता है, ठंडा ठंडा। हमारे जिंदा रहने के लिए मुश्किल हो जाता है, इंसानों के लिए, बाकी जीवों के लिए, और उसी के लिए वो अनुकूल रहता है। और वो धीरे धीरे पूरी धरती पे ऐसा करता जा रहा है, ऐसे एनवायरमेंट को बढ़ाता जा रहा है। तो आपकी बॉडी के भीतर अब ऐसा ही कुछ होता है। जब ये अमा बनता है तो बायोकेमिकल एनवायरमेंट एंड विशियस साइकिल ऑफ अमा। अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। अमा क्रिएट्स इट्स ओन बायोकेमिकल एनवायरमेंट इन योर बॉडी that further creates favorable conditions in your body for ama to live in. जब आपके बॉडी में सब ऑप्टिमल डाइजेशन होता है, एक बार हो गया, सपोज आपने जो है आपको चाय पीने की आदत, अब उस चाय पीने की आदत से जो अमा क्रिएट हुआ वो आपकी बॉडी में ऐसा वातावरण बना देगा आपके शरीर के अंदर कि आपको क्रेविंग लगने लगेगी और चाय पीने की, और आप जो है उसमें और फंसते चले जाओगे। ऐसा माहौल, एनवायरमेंट आपकी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स बनाएगा कि बॉडी को बार बार लगेगा। आप जैसे दिन में एक बार चाय पीते थे, फिर वो ऐसा वातावरण बनाएगा कि आप 2 बार पीने लगे। सिर दर्द कर रहा है, एक बार और पी लो। बेचैनी हो रही है, एक बार और पी लो। मैं खुद दिन में 10-10 चाय पीता था और ज्यादा पीता था। मेरे घर में चाय, अगर मुझे काका बजा अंडा पड़ रहा है, चाय निकल जाए तो चाय चढ़ जाती थी चूल्हे पे। ये हाल था। दूध नहीं है तो पड़ोसी क्या से, पड़ोसी क्या नहीं है तो बारिश हो रही है, छाता लेके भीग के कैसे भी दूध लाके बनाना है चाय। मैं भी ऐसा ही था। तो स्मोकिंग करने से कुछ मिलता थोड़ी है। क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता स्मोक करने से। लेकिन वो ऐसा बायोकेमिकल हजार्डस एनवायरमेंट बॉडी के अंदर बना देता है, ऐसे केमिकल्स रिलीज कर देता है आपकी पूरी बॉडी में कि आपको बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी देर में तलब उठने लगती है स्मोक करने की। आप गाड़ी से भी जा रहे हो, खाली बैठे हो, सिगरेट जला लेते, टेंशन हो रही है, सिगरेट जला लेते, अरे वाह मजा आ गया, क्या बात है, मैंने ये काम कर दिया, अचीवमेंट, सिगरेट जला लो। गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, सिगरेट जला लो। गर्लफ्रेंड मिल गई, सिगरेट जला लो। शराब, वो भी यही, आज पार्टी करते हैं, आज तो मजा आ गया, आज 4 दोस्त मिले, सिगरेट जला लो। दोस्त बाहर जा रहा है, दुख का माहौल है, दारू बोतल खोल लो। बायोकेमिकल एनवायरमेंट आपकी बॉडी में ऐसा क्रिएट वो करता है कि आप उसमें और फंसते चले जाते हो, और फंसते चले जाते हो, उलझते चले जाते हो, आप बाहर निकल नहीं पाते हो। कविता जी जब डिप्रेस होती है, इनको भूख लगती है, इनको भूख नहीं लगती है, वो अमा ऐसा बायोकेमिकल एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है कि इनके ब्रेन को ऐसा सिग्नल पहुंचता है कि इनको लगता है नहीं भूख लग रही। मैं जब एग्जाम देता था 10th क्लास में, मैंने साल भर नहीं पढ़ा था, खूब मस्ती किया, खूब खेलता था। मैं जो है, मैं हॉकी प्लेयर था, मैं खेलता था। खेल में जो है पढ़ा नहीं, सीबीएसई बोर्ड था, अगले दिन मैथ्स का पेपर था, फर्स्ट पेपर था बोर्ड का, और मैं बैठ के आराम से सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था 8-9 बजे तक। मैं चाचा चाची के साथ रहता था, चाचा चाची आई, चाची पढ़ाती थी, खूब पिटाई करके पढ़ाती थी। कहीं कह रही क्या हो गया, बोर्ड नहीं देना, मैंने कहा नहीं सोच रहा हूँ इस बार छोड़ू। उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई, कह रही क्या कर रहा है। उसके बाद उन्होंने मुझे मारा नहीं, जाके समझाया, कह रही हम कुछ नहीं बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, जाके मेहनत करो, पढ़ो। उसके बाद जो है मैं वो 8 या 9 बज रहा होगा सुबह का, पढ़ना शुरू किया। संडे था, मंडे को पेपर था, और 24 घंटे पढ़ता रहा, न सोया, न खाया, न पिया, कुछ नहीं किया। और 24 घंटे बाद सीधे कपड़े पहना, न ब्रश किया, न पॉटी गया, कुछ नहीं, सीधे कपड़े पहना और सीधे एग्जाम दे के आया, और मैं पास हो गया। जिसमें मैं एग्जाम छोड़ने वाला था उसमें भी अप्रोक्सीमेट 60% आ गया था मेरा। लेकिन वो जो रात भर पढ़ा था ना, वो आज तक भूला नहीं है।
लेकिन होता क्या था, जब मेरा एग्जाम का टाइम आता था तो बहुत भूख लगती थी, हमेशा खाता रहता था पढ़ते पढ़ते, और थोड़ी थोड़ी देर में वॉशरूम जाता था। होता कुछ नहीं था, जाता था, लगता था हो रहा है। वो बायोकेमिकल एनवायरनमेंट बनता है, स्ट्रेस से भी बनता है। वो स्ट्रेस था ना, स्ट्रेस से बनता है बायोकेमिकल एनवायरनमेंट, और फर्दर क्रिएट होता है, आप और उसमें उलझते चले जाते हो। Over a period of time, your senses starts craving more. कविता जी, over a period of time, your senses starts craving more. चाय नहीं छोड़ पाऊंगी। And more for it, and you find yourself stuck in this vicious cycle. ये जो कुचक्र है अमा का, इसने जो वातावरण बनाया, आप इसमें फंसा हुआ अपने आप को लाचार महसूस करने लगते हो। नहीं सब दवा तो नहीं खानी, चाय पी के ठीक कर लेती हूँ, चाय ठीक है। दवा तो नहीं खानी, सिगरेट पी के ठीक कर लेते हैं। हैंगओवर हो रहा है, एक और पैग सुबह सुबह मार लेते हैं, ठीक हो जाएगा। वो पैग भी अमा ही बना रहा है, वो आपके दिमाग में ऐसा बॉडी के अंदर वो क्रिएट कर रहा है एटमॉस्फेयर, बायोकेमिकल। हैंगओवर हो रहा है, कॉफी पी लो, एक और पैग मार लो, डिस्प्रिन खा लो, फंसा रहा है आपको। It becomes very difficult to come out of it, and with the time situation worsens till you are alive in your body. और जब तक आप जीवित हैं अपने शरीर में, ये और बिगाड़ता जाएगा, मौत के करीब ले जाएगा। That's why craving increases, इसीलिए craving increase होती रहती है। ड्रग एडिक्शन में मस्त हो जाती है, लेकिन ये सब भी ड्रग एडिक्शन से कम नहीं है। आप लोग के पास समय है तो आगे बताऊं, अदरवाइज बताओ। बाकी और बहने भी तो हैं, टाइम है। जिसके पास टाइम ना हो वो बता दे, अदरवाइज मैं फिर कंटिन्यू करता हूं। सर कितनी देर ये भी और आगे? ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं आप कहिए तो मैं अगली 4 पीपीटी में शाम कर दूं, लेकिन समझाने यस सर। चलिए 10 मिनट में कंक्लूड करते हैं। लेकिन 10 मिनट में कंक्लूड अगर करूंगा तो आप लोग को मैं केवल पढ़ के खत्म कर देता हूं। नेक्स्ट सैटरडे को आगे वाली पीपीटी पे जो है, अभी हम कौन से पीपीटी पे हैं, कॉमन साइड साइंस सिम्टम्स, तो इस पीपीटी से हम नेक्स्ट सैटरडे को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी केवल पढ़ के आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं केवल सेंड कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कॉमन साइट्स मतलब जो है, शरीर में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ये आमा जाके कंफ्यूज होके जाके स्टोर होने लगता है और हमें बीमार करने लगता है। साइंस, हम कैसे समझें कि आमा बन रहा है हमारे शरीर में, ज्यादा एक्सेस बन रहा है। सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स सेम चीज है। फॉर आमा डिपोजिशन, व्हाइट थिक कोटिंग ऑन टंग। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो जीभ पे, जब हम ब्रश करने के बाद टंग क्लीन करते हैं, तो जो व्हाइट कोटिंग है, जितनी ज्यादा है समझ लीजिए उतना ज्यादा आमा बन रहा है। जितनी थिक कोटिंग है, अगर सिर्फ पानी पानी निकल रहा है तो समझ लीजिए आप बड़ी हेल्दी लाइफ जी। और अगर येलो हो गया व्हाइट से तो समझ लो आपको गंभीर बीमारी होने वाली या हो चुकी है। तो ये पहला। दूसरा, फैट रिसेप्टर्स कहां पे और डिपॉजिट होता है? यहां पे डिपॉजिट होता है फैट रिसेप्टर्स बॉडी में। फैट रिसेप्टर्स मतलब आपकी स्किन और मसल्स के बीच में फैट रिसेप्टर्स होते हैं, फैट रिसेप्टर टिश्यूज होते हैं। एक सेकंड, चार्जर ऑन नहीं किया था। फैट रिसेप्टर टिश्यूज होते हैं जहां पर वो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है। और फर्दर और डिटेल में जाऊंगा बहुत देर हो जाएगी। फैट भी दो तरह का होता है, बीटा और जो है अल्फा फैट होता है। एक होता है जो बॉडी को तुरंत इंस्टेंट एनर्जी के लिए होता है, एक होता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन में एनर्जी के लिए होता है। जो लॉन्गर ड्यूरेशन वाला होता है, अगर ज्यादा डिपॉजिट होने लगता है तो आपकी बॉडी यूज नहीं करना भूल जाती है और वो धीरे धीरे लेयर पे लेयर बढ़ती चली जाती है। तो फैट रिसेप्टर्स खाली इसके नीचे नहीं होता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी फैट रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पर भी अंदर भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो खतरनाक स्टेज आ जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है?
समझ लीजिए ब्लड वेसल्स है, आपको मैं दिख रहा हूं? नो। नहीं सर। अच्छा, मेरी बात सही समझ लीजिए आपकी ब्लड वेसल्स को एक पाइप समझ लीजिए। उस पाइप में कोलेस्ट्रॉल, आपने सुना है कि धमनियों में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया था, सुना ना? तो वो जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता रहता है, लेयर पे लेयर बनती रहती है, उसको एथेरोक्लेरोसिस बोलते हैं। तो आपका जो ब्लड का फ्लो है आर्टरीज या फिर वेन्स में जाके इकट्ठा होता है, तो जो ये इकट्ठा हो रहा है ये भी अमा है, ये अमा की साइट है जो आपके ब्लड वेसल्स में जाके इकट्ठा हो रहा है, वो अमा की साइट। एथेरोक्लेरोसिस इज अ अमा डिपोजिशन। और जब वो इतना इकट्ठा हो जाता है कि ब्लड के फ्लो को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है और हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बस होता है ना, थ्रोम्बस क्रिएट कर देता है बॉडी में, टहलता रहता है और जाके जो है इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होकर थ्रोम्बस क्रिएट कर देता है, हार्ट अटैक का रीजन बन जाता है। जब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है तो वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। जब इकट्ठा होता रहता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। लो डेंसिटी प्रोटीन्स, क्या है लो डेंसिटी प्रोटीन्स? आप कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हो, कोलेस्ट्रॉल में बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल एचडीएल, ये लो डेंसिटी प्रोटीन्स होते हैं, ये भी अमा है। आपका जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अमा है। यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, जो हेल्दी बॉडी होती है उसके अंदर, सबके अंदर यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड बनना नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बॉडी जब उसको लिमिटेड अमाउंट में बनता है तो उसको निकाल देती है, फ्लश आउट कर देती है। लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में बनता है, क्या हम में से हर किसी के बॉडी में, किसी के भी जॉइंट्स में यूरिक एसिड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्लश आउट हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में आमा क्रिएशन होता है तो वो जॉइंट्स में जाके इकट्ठा होने लगता है, जिससे जॉइंट पेन होता है, अर्थराइटिस होता है, बहुत सारी और चीजें होती हैं। आपके जॉइंट्स मुड़ जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, आपकी किडनी खराब होने लगती है एक्सेस यूरिक एसिड बढ़ने से। हालांकि किडनी पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर होने की वजह से ही यूरिक एसिड बन रहा है, और वो यूरिक एसिड फिर ब्लड में जाने लगता है। स्टोन इन गॉल ब्लैडर एंड किडनी, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। म्यूकस जिसको आप लोग कफ बोलते हो, आयुर्वेद में कफ अलग चीज होती है, कफा बॉडी होती है, ये म्यूकस होता है जो जिसको आप लोग कफ बोलते हो, जो आपके लंग्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, या आपको जब खांसी जुकाम होता है, म्यूकस आपके स्टूल में आने लगता है, एक्सेस अमा बनता है तो स्टूल में भी आपके म्यूकस आने लगता है, म्यूकस आपके ब्लड में जाने लगता है। म्यूकस इज ऑल्सो अमा और एक डिपोजिशन की साइट है। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस इन बॉडी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, इनडाइजेशन होना, ब्लोटिंग होना, पेट फूल जाना, फ्लैटुलेंस, विंड पास होना नीचे से ऊपर से, खट्टी डकारें आना, विद इनडिस्टिंक्ट स्मेल, बैड स्मेल, स्टूल विद बैड स्मेल, इनडिस्टिंक्ट स्मेल। नॉर्मल एक स्मेल होती है, एक बहुत गंदी स्मेल होती है, वैसा जब होता है। हैवीनेस आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद अगर भारी मिलने लगता है आपको, खाने के बाद अगर आपको ऊर्जा महसूस नहीं होती, एनर्जेटिक फील नहीं होता है। डलनेस ऑफ स्किन, जिनके अंदर ओजस बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर नेचुरल शाइन होती है। ग्लो ऑफ स्किन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ओजस क्रिएशन इन द बॉडी। प्रॉपर डाइजेशन, जिसकी अग्नि स्ट्रॉन्ग होगी उसके चेहरे पे एक अलग चमक होगी, एक ओज होगा, एक तेज होगा। डलनेस ऑफ आईज, जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी आंखें भी बुझी बुझी सी लगती है, डल आईज लगती है। और जो लोग महापुरुष होते हैं, महापुरुष समझ लीजिए जिनकी अग्नि स्ट्रांग होती है, जिनका डाइजेशन स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है और ओजस क्रिएट होता है, उनकी आंखों में अलग चमक होती है। क्लींजिंग ऑफ अमा,
नेक्स्ट ही करते हैं, मंडे को करते हैं, नहीं तो जो है ये मैं ठीक से आप लोग को समझा नहीं पाऊंगा और जो है ना फिर खाली खत्म करने वाली बात हो जाएगी। वैसे कि हालांकि तीन स्लाइड बची हुई है, ओनली 3 स्लाइड्स। क्लींजिंग ऑफ आयुर्वेद एंड योगा कैसे क्लीन करते हैं, मैं एक ऊपर से बस सिर्फ पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसके डिटेल में कैसे क्लींजिंग होती है वो मैं मंडे को बताऊंगा, ठीक है। मंडे आप रहेंगे शिल्पी जी? ओके। योगा करके एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अमा हम डेली क्लीन करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमा हम योगा करके डेली क्लीन करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज जो है आपके अमा को स्मॉल अमाउंट क्लीन करती है, लेकिन योगा चूंकि साइंटिफिकली बना ही इस तरह से है कि जो आपकी बॉडी के एनर्जी चैनल्स को प्यूरिफाई करे और क्लीन करे, इसलिए योगा इज मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टू क्लीन अमा ऑन डेली बेसिस। दूसरा है पंचकर्मा, जिसके अंदर पहले से बहुत ज्यादा डिपॉजिटेड है और जिसको क्रेविंग्स जो है हो रही है, वो बायोकेमिकल एनवायरनमेंट में फंसा हुआ है, नहीं निकल पा रहा है, उसके लिए फिर पंचकर्मा एडवाइस होता है। पंचकर्मा जो है कुछ चीजें मैं आपको ऑनलाइन सिखा सकता हूं और कुछ चीजें आपको फिजिकली जाके करानी पड़ती है, ठीक है। पंचकर्मा क्या होता है, कैसे होता है, मंडे। इंडियन स्पाइसेस एंड हर्ब्स, हमें खुद पता है कि काली मिर्च और शहद खाने से क्या होता है, म्यूकस कट जाता है, म्यूकस निकल जाता है बॉडी से। अदरक से क्या होता है, आपका चीनी, दालचीनी से क्या होता है, सबको पता है। अपने नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। तो इंडियन स्पाइसेस हम जो अपने खाने में डालते हैं उससे भी अमा कुछ हद तक कंट्रोल होता है, कम होता है। प्लस हर्ब्स, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिन्हें हमको पता है कि तुलसी का काढ़ा पीने से होता है, तुलसी चाय में डालने से ये होता है, ऐसा बनाने से होता है, लौंग डालने से होता है। फूड कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। सबसे पहले सात्विक क्वांटिटी ऑफ फूड, पेट भर के कभी नहीं खाना चाहिए, हमेशा आधा पेट खाना चाहिए। जितना आप कम खाओगे उतने ज्यादा दिन तक जो है स्वस्थ लाइफ जियोगे। राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, सब कुछ सही करके भी गलत समय पे आप खाओगे तो मौत के करीब जाओगे, दावत दोगे बीमारी। राइट वे, सही तरीके से, वो सब तरीका मैं बता चुका हूं, मैं फिर से मंडे को बता दूंगा। प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, गलत कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, जो अभी मैं बात कर रहा था इसके पहले। क्लींजिंग ऑफ अमा, आयुर्वेद एंड योगा। कुकिंग एंड ईटिंग, अब उसी के आगे और कंटिन्यू में, कुकिंग एंड ईटिंग एट होम। इमोशंस उसमें हम डालते हैं, जब घर पे बनाते हैं, घर का खाना खाइए ज्यादातर टाइम, कभी कभार बाहर। जो लोग हमेशा बाहर खाते हैं या मजबूरी में या जानबूझ के, दोनों ही वजह से उनके लिए दिक्कत है, प्रॉब्लम है। इमोशनली जो है सही इमोशंस के साथ खाना घर में बनता है। स्टोर्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नोन टू बॉडी होते हैं, नो केमिकल्स। कोई आप केमिकल नहीं जानते अपने फैमिली के लिए खाना बनाने के लिए, कोई प्रोसेस्ड फूड रोज नहीं बनाते। आप रोज मैगी थोड़ी बनाते हो, कभी कभी खा लेते हो, ठीक है, उतना चलता है। फ्रेश फूड होता है, आप डेली बनाते हो। एक दिन का खाना अगले दिन नहीं खाते हो, सुबह खाना शाम को नहीं खाते हो, फ्रिज में रख के निकाल के गर्म करके नहीं खाते हो। अगर ऐसा आप करते हो तो समझ जाओ मत करो ऐसा। गर्म पानी, गुनगुना पानी बहुत हद तक अमा को साफ करता है। जो आप पानी पीते हो गुनगुना। क्यूमिन वाटर अच्छा है अमा क्लींजिंग के लिए। और उससे भी अच्छा है एक कॉम्बिनेशन है जो मैं आप लोग को डाइट प्लान में भी भेजता हूं, जिसमें एक चाय है, अमा क्लींजिंग टी है, जिसमें त्रिकटु और उसमें त्रिफला चूर्ण का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सिर्फ आप त्रिकटु मैंने लिखा हुआ, सिर्फ त्रिकटु भी यूज करेंगे तो भी है, अमा को साफ करता है। त्रिकटु में 3 पदार्थों का को लिया जाता है, 3 औषधियों को लिया जाता है, 3 मसाले होते हैं दरअसल। इंडियन लॉन्ग पेपर, इंडियन ब्लैक पेपर और जो है आपका जिंजर पाउडर। इन तीनों को एक सही प्रोपोर्शन में मिक्स करके आप घर पे मत बनाइएगा। इसके पाउडर बैद्यनाथ का आता है, डाबर का आता है, पतंजलि का आता है, किसी का भी ले लीजिए, या और भी कंपनीज का आता है, मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप घर पे बना सकते हैं, लेकिन घर पे आपको प्रोपोर्शन नहीं पता होगा कि कितना क्या क्या क्वांटिटी डालना है, तो वो राइट क्वांटिटी उनको पता होता है डालना, वो आप ले सकते हैं। ये आप अगर आपको अमा क्लीन करना है तो जो वो प्रेजेंटेशन है जो मैं गाइड कार्ड भेजता हूँ, उसमें खाने से 2 घंटे पहले लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी जो है अमा क्लींजिंग पूरे महीने भर करनी। लेकिन आपको नॉर्मल ऐसे डे टू डे लाइफ में इसको यूज करना है तो आप खाने से 30 मिनट्स पहले, स्पेशली डिनर से 30 मिनट्स पहले आप इसको ले लीजिए और उसके बाद जो है आप खाना खा लीजिए। अगर आप खाने के बाद आपको हैवीनेस फील होता है तो आप खाने से आधे घंटे बाद उसको लीजिए। वार्म वाटर में कितना लेना है,
वो सब मैं बता दूंगा। फास्टिंग, फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फास्टिंग किस बॉडी टाइप को कैसे करनी चाहिए ये जानना जरूरी है। हर किसी के लिए हर तरह की फास्टिंग नहीं होती। हर इंसान 9 दिन फास्टिंग नहीं रह सकता, हर इंसान बिना जल अन्न ग्रहण किए 2 दिन फास्टिंग नहीं कर सकता। हर फास्टिंग को करने का तरीका होता है। फास्टिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर दिन की इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो हर रात में आप 12 से 13 घंटे करते हैं, शाम के डिनर से लेकर सुबह के नाश्ते तक, वो बहुत जरूरी है। डेली 12 to 13 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। फ्यू केसेस कैसे? जैसे आंटी जी का केस है, टाइप 1 डायबिटिक है, इंसुलिन आपको लगता है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, नहीं कर सकते। रिमूव एंड इंट्रोड्यूस, क्या रिमूव करना है, क्या इंट्रोड्यूस करना है, सबको पता है। तामसिक चीजें जीवन से निकालनी होती है, अल्कोहल, रेड मीट, टोबैको, फ्रोजन कैन फूड, प्रोसेस्ड फूड, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, मिल्क, पुअर क्वालिटी मिल्क। मिल्क वैसे तो सात्विक होता है, लेकिन आपकी गाय नहीं है, वो केमिकल वाला मिल्क है, तो वो तामसिक। स्टेल फूड है, स्टेल फूड मतलब बासी खाना। कोल्ड वाटर, ओवर ईटिंग, फ्राइड फूड, स्पॉइल्ड फूड, स्पॉइल्ड मतलब खराब खाना, सड़ा हुआ। ग्रीसी और ऑयली फूड, रोज पराठे खाना भी बहुत खतरनाक है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस, इंट्रोड्यूस, क्या ले आना चाहिए जीवन में? सात्विक फूड, राइट क्वांटिटी, माइंडफुलनेस व्हाइल ईटिंग, प्रेयर करके खाइए। फ्रेश फूड, ताजा खाइए। होल ग्रेन्स, कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क विद ब्रेकफास्ट और लंच ओनली, नॉट विद डिनर। नट्स, घी, घी वो भी क्वालिटी घी, अगेन क्वालिटी लगा लीजिएगा, क्वालिटी घी, केमिकल वाला घी नहीं। क्वालिटी मिल्क, लेंटिल्स, लेंटिल्स में स्पेशली मूंग दाल, मूंग दाल बहुत अच्छा सात्विक आहार, इजी टू, वेरी इजी टू डाइजेस्ट। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड मेडिटेशन। टाइम टू आस्क, थैंक यू। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, टाइम हो, अदरवाइज मंडे। मंडे को वैसे कुछ बताने को रहा नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया। फिर ये मंडे को एक सेशन रख लेंगे डाउट क्लियर करने के लिए, या किसी को कुछ पूछना है, और उसके बाद जो आज मेडिटेशन नहीं किया हमने वो मंडे को पक्का करेंगे। मेडिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आसनास। एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है। लेकिन चूंकि मुझे भी अपनी दुकान चलानी है, मैं रोज मेडिटेशन करूंगा, तो कोई मेरी क्लास करेगा नहीं। तो ठीक है, जैसा दुनिया मांगे वैसा दे दो। चलिए ठीक है, तो पूछना है अभी तो पूछ लीजिए। आपने क्वालिटी मेंटेन क्या बताया है पूरे चीज का, घी का, मिल्क का, लेकिन वो क्वालिटी कैसे पहचाने ये भी तो पता चाहिए। देखिए, मिल्क का तो मैं बता दूंगा। हाँ, ठीक है। मिल्क का तो यह है कि आपकी अपनी गाय हो, आप उसको क्या खिलाते हो, कैसे दूध निकालते हो, ये क्वालिटी है। आपकी अपनी गाय नहीं है, दूध पीना छोड़ दीजिए जीवन में। ठीक है, कोई सा भी दूध नहीं। आपको पता है वो कौन सा दूध है? कुत्ते का है, बिल्ली का है, गाय का है, ऊंट का है, भैंस का, किसका दूध है पता है आपको? नहीं पता है। कैसे निकाला है, क्या खिलाया है उसको? इंजेक्शन लगा के निकाला है या ऐसे निकाला, कैसे निकाला? उसमें क्या क्या मिलाया हुआ है आपको पता है? यूरिया मिलाया है, डिटर्जेंट मिलाया है, क्या मिलाया है पता है? इंडिया आज की डेट में डायबिटीज और हार्ट डिजीज का दुनिया का कैपिटल है। क्यों? सबसे ज्यादा मिलावटी दूध यही मिलता है। आज की डेट में जितनी भी गंभीर बीमारियां हमारे घरों में हो रही हैं, उसके पीछे कुछ कारण ज्यादा है। बहुत सारे कारण हमने डिस्कस किए, उसमें से कुछ कारण है जो बहुत ज्यादा है, बहुत कॉमन है सबके घर में। उसमें से पहला ये दूध है, और दूध से बनी हुई चीजें, एक्सेप्ट कर्ड एंड योगर्ट, दही, बटर मिल्क मतलब मट्ठा या छाछ, इसमें लैक्टोबैसिलाई जाता है और दूध के गुण बदल जाते हैं, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और बॉडी के लिए इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप दही खा सकते हैं दिन में,
लेकिन दूध नहीं पी सकते क्योंकि दूध का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट। और दूसरी चीज, अगर वो यूरिया वाला दूध होगा तो दही जमेगी। दही लेकिन केमिकल होगा तो भी जम जाएगी। जैसे पॉस्चराइज्ड मिल्क, आप पैकेट वाला दूध लाते हैं, उसमें कुछ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इंक्लूडिंग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भी डाला जाता है ताकि दूध फटे नहीं जल्दी से, कई दिनों तक आप स्टोर करके रख सको। गाय भैंस का दूध जब दूहते हैं, आप देखोगे गाँव में कुछ ही घंटे बाद अगर उसको बॉयल नहीं करोगे तो वो फट जाता है। पैकेट वाले दूध में ऐसा क्या अनोखा होता है कि वो फटता नहीं? कुछ तो बात होगी, दया पता करो। तो कोई आपको केमिकल टेस्टिंग किट नहीं रखना है घर में, होता है, किट भी आता है, अमेजोन पे आता है, आप मिल्क टेस्ट करने का किट आता है। लेकिन वो टेस्ट तो केमिकल को ही करेगा ना। जो हार्मोनल इंजेक्शन भैंस को लगा के, गाय को लगा के निकाल रहा है, उसको क्या टेस्ट करोगे आप? जो आपकी बॉडी के अंदर जाके हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करेगा, आपको डिप्रेस करेगा, वो तो नहीं कर सकते ना टेस्ट। तो विश्वास एक चीज है, तो आप इस चीज पे पूरा विश्वास करिए, उसमें 100% केमिकल है, वो आपके लिए नहीं। इस चीज पे विश्वास मत करिए वो शुद्ध है, ये पूरा विश्वास करिए कि दूध आपके लिए वो नहीं। या तो इतनी जगह हो जहां आप रहते हो, जहां आप सारे सोसाइटी वाले मिलकर RWA में एक तबेला खोलो और अपनी खुद की गाय पालो। और गाय कौन सी होगी? देशी गाय होनी चाहिए। A2 मिल्क का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी के लिए बना है। हम जो दूध पीते हैं, जो मिक्स ब्रीड या जर्सी गाय होती है जो बाहर से आई हुई है, उसका A1 मिल्क है, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल का, एक सिंगल मॉलिक्यूल का, एक सिंगल जीनोम का फर्क होता है, जो ह्यूमन बॉडी डिस्कार्ड कर देती है। हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है, वो उसके बच्चे के लिए बना है। जो देसी गाय होती है, देसी गाय का मिल्क इंसान की जो मां होती है उसके इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए उसको हम मां कहते हैं। जर्सी गाय को मां थोड़ी कहते हैं। तो A2 मिल्क साइंटिफिकली हम देखें तो कौन सा मिल्क? A2 मिल्क। A2 गाय का घी महंगा आता है, 2000 रुपए का आता है, और वैसे पतंजलि का आपको मिल जाएगा 500 रुपए का। 4 गुने का फर्क है घी के दाम। लेकिन वो A2 का भी वो 2000 बोल के वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये पता करना पड़ेगा आपको कि सोर्स क्या है, वो नोन सोर्स है या अननोन सोर्स है। तो आप किसी पे भी ऐसे ऐड देख के रिलाई नहीं कर सकते कि अच्छा इसने ऐड कर दिया, ये फोटो डालिए गाय का दूध निकालते हुए। बिलोना पद्धति से, बिलोना प्राचीन पद्धति है जिससे जो है वो ऐसे मथ के जो है मट्ठे से घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, और मक्खन को तो धीमी आंच पे, लकड़ी की आंच पे जो है गर्म करके उससे घी निकाला जाता है। वो बिलोना पद्धति होती है, उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रहती है, जलती नहीं बिलोना पद्धति से। अदरवाइज हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो बटर को निकालते हैं, उसको डालते हैं उसमें और उसको गर्म कर देते हैं, उसको जला देते हैं। जलाने के बाद जो ऊपर ऑयल बचता है उसको घी कहते हैं, और उसको छान के निकाल देते हैं। वो घी नहीं है, दरअसल वो टॉक्सिन, जहर है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये क्वालिटी है घी की। क्वालिटी कैसे टेस्ट करेंगे मुझे खुद को नहीं पता। सोर्स को पता करें कि क्या सोर्स है। क्या जी आंटी जी कुछ बोलना चाह रही हूँ? सर, बादाम दूध और ओट मिल्क वगैरह आता है, वो यूज कर सकते हैं? घर में बना लीजिए बादाम दूध। सर मैंने सोया बनाया था, वो मेरा नहीं बना ठीक से। आपने वो वीडियो देखा था सोया मिल्क वाला जो उसमें मैंने आपको भेजा हुआ, उसमें है सोया मिल्क कैसे बनाना। अरे सॉरी, अनम्यूट करिए आंटी, आपका वो डिस्टर्ब हो रहा था ना इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। फिर से करिए, अनम्यूट करिए, बताइए। ऐसा तो कोई वीडियो नहीं है मेरे पास। मैंने जो डाइट प्लान आपने मुझसे लिया था ना, तो आपने बोला था कि बच्चों को मना कर दिया है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, आपने प्लान दिया नहीं था सर मुझे। मैं भेज दूंगा, अपने बच्चों से डिस्कस कर लीजिएगा। आपके लिए मना कर रहे हैं तो बच्चों से पहले खुद करना होता है, उनके लिए अच्छा होगा। तो वे में है बहुत सारी चीजें, उसमें यूट्यूब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। मैं म्यूट कर रहा हूँ, उसमें बादाम का मिल्क बनाना बहुत आसान होता है। मैं तो खुद तो सिलबट्टे पे पीसता हूँ, लेकिन आप नहीं पीस पाएंगी, हमारी बहनें भी नहीं पीस पाएंगी।
लेकिन मैं हाथ की एक्सरसाइज कराता तो हाथ मजबूत हो जाएंगे उससे। बादाम को, भीगा हुआ बादाम कम से कम 12 घंटे सोख दो, छिलका उतार लीजिए और सिलबट्टे पे अच्छे से तब तक पीसे जैसे आपको पहलवान पीसते हुए दिखता है ना, उसके पास बहुत हैवी जो है एक लकड़ी का जो है ऐसे डंडा जैसा होता है और जो है एक बकेट जैसी होती है, उसके अंदर डालता है बहुत सारा बादाम और ऐसे 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 घुमाता जाता है करीब आधे घंटे तक इस तरह से घुमाता है और वो बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है बादाम मिल्क। तो आप अगर मिक्सर में कर रहे हैं तो मिक्सर में करने पे क्या होगा कि आपको मिक्सी में डाल के उसको पीसना होगा। अगर बिल्कुल लिक्विड नहीं हुआ, उसमें थोड़े से भी बारीक पार्ट्स रह गए, उसको फिल्टर कर लीजिए, उसमें पानी मिक्स कर लीजिए और फिर छान लीजिए। छानने के बाद जो हार्ड चंक्स है उसको या तो फिर से पीस लीजिए या हटा दीजिए, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जो बॉडी के अंदर जाएगा वो अमा क्रिएट करेगा। इवन बादाम भी अमा क्रिएट करेगा, या तो उसको अच्छे से चबा के खाया जाए, बिल्कुल लिक्विड करके खाया जाए, या बिल्कुल लिक्विड की तरह पीस के खाया जाए। इतना हैवी टू डाइजेस्ट होता है बादाम या कोई सा भी ड्राई फ्रूट, वो डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए ड्राई फ्रूट खाने वाले भी एनर्जी फील नहीं कर पाते अगर आप सही तरीके से नहीं खा रहे। तो राइट तरीका भी सही होना चाहिए खाने का, मतलब आपको प्रेयर करके खाना चाहिए। कुछ भी बादाम नहीं खा रहे तो उसको ऐसे करो। मैंने अपनी दादी को देखा है, कुछ भी आप दीजिए तो उसको प्रसाद बना देती है। जब आप इस तरह से खाओगे तो कोई गलत चीज बॉडी में नहीं डालोगे। मेरा नॉनवेज खाना छूट गया क्योंकि मैं प्रेयर करके खाता हूँ। मैं भगवान को भोग लगा के मांस को कैसे खाऊं? मैं भगवान को भोग लगा के सिगरेट कैसे पीऊं? छूट गई। तो बहुत सारी चीजें, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है छोड़ने का। कोई च्युइंगम खा के छोड़ता है, कोई भगवान का नाम लेके छोड़ देता है। मेरा एक बॉस था बैंकिंग में, वो जो चीज उसको छोड़नी होती थी कहता था भगवान को चढ़ा दिया। मैंने कहा यार भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तुम सिगरेट दारू चढ़ा देते हो। तो कहता था चढ़ा दिया मतलब कि दे दिया, उनको सौंप दिया, अब वो वापस देंगे तो लूंगा। मैंने कहा वो कहाँ आने वाले हैं देने के लिए? तो कह रहा तो मैं कौन सा पीने वाला हूं। तो उसका अपना अपना तरीका है, जो भी तरीका सही जगह पे जो भी रास्ता ले जाए। तो बादाम और सोया मिल्क जो है, सोया मिल्क का तरीका मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन उस वीडियो में है, आप देख सकती हैं। बादाम मिल्क मैं खुद बनाता हूँ, अपने बच्चों को भी देता हूँ, मैं खुद भी पीता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ऐसे बनाते हैं। मैं सिलबट्टे पे बहुत अच्छे से पीसता हूँ उसको, और बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ मैं खुद भी जितना आपको बोलता हूँ उतना ही खाता हूँ। 5 बादाम खाता हूँ, 1 अखरोट खाता हूँ, और या तो 2 खजूर खाता हूँ या 10 किशमिश खाता हूँ भीगा हुआ। खजूर भीगा हुआ नहीं, बाकी सब कुछ भीगा हुआ। भीगा हुआ नहीं खाएंगे तो शरीर में पित्त बढ़ाएगा, गर्मी पैदा करेगा, एग्रेशन आएगा आपके अंदर। तो भिगा के उसकी तासीर को ठंडा करना बहुत जरूरी है। बादाम, अखरोट, किशमिश को इसलिए भिगाया जाता है क्योंकि किशमिश को भिगाने के बाद जब वो फूल जाती है तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो अंगूर के बराबर हो जाती है, इवन उससे भी ज्यादा हो जाती है। कुछ और? राज जी, आपको मैंने 1.5-2 हफ्ते पहले एक कर्नल साहब का ऑडियो वीडियो भेजा था। आपसे बोला था जब आप ये सुन लेना तो मुझे मैसेज करना, आपने भेजा नहीं। आपका जितना भी जो भी फैट डिपॉजिटेड है ना, ये सब निकल जाएगा। और आप एक्चुअली आपने बोला था कि जब इत्मीनान हो, शांति में हो तभी सुनना, वैसे सुनना मत। तो अभी तक वो ना टाइम मिला नहीं है, तो आज या कल मैं ट्राई करूंगा बिल्कुल एकदम शांति मोड में जाने का, तब सुनूंगा। भाई साहब ये ऐसा थोड़ी है, मैंने बोल दिया था कि जब प्रलय आ जाए, दुनिया खत्म हो जाए, तब शांत हो माहौल, तब आप सुनना। नहीं, वो भाग दौड़ रहती है, फिर वो समझ नहीं आती ना चीजें, जब तक बिल्कुल एकदम चीजें न सुनो। सुन लो, आज कल मैं करता हूँ ना, संडे है, कल सुनता हूँ। भगवान हर किसी के जीवन में ना कुछ ही बार रास्ते खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, और आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए। वो एक समय अभी भी है, ये भी है, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट है, और एक वो समय था जिस दिन मैंने वो भेजा था। दूसरी चीज, हमारी जो बायोकेमिकल एनवायरनमेंट है ना, वो हमें ऐसा फील करा देता है कि हमारे लिए इसके लिए समय नहीं है, इसके लिए समय। वो पैसे तो तब कमा पाओगे आप ना जब हॉस्पिटल नहीं जाओगे।
जब आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, तभी तो कोई देखेगा आपको मुड़ के। ऐसे पैसे किस काम के जो हॉस्पिटल में लग जाए? पैसे तो आपको अच्छे के लिए, लेजर के लिए होने चाहिए ना, एंजॉय करने के लिए लाइफ के, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, आपकी फैमिली एंजॉय करे। वो हो सकता है कि वो 22 मिनट का वीडियो हो, ऑडियो हो, लेकिन वो 22 मिनट की बात अभी हमने जो है 1 घंटे से ज्यादा बात करी, लेकिन ये 1 घंटे से ज्यादा सेशन आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। तो वो 22 मिनट सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि 22 मिनट नहीं है, 22 मिनट हम चाय पी के गप्पे लड़ा देते हैं, 22 मिनट का हम धारावाहिक देख लेते हैं, हम बिना मतलब के टॉयलेट में बैठे रहते हैं, फोन में जो है इधर उधर स्क्रॉल करते रहते हैं 22 मिनट से ज्यादा। 22 मिनट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेफरेंस में, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है वो 22 मिनट, इस वजह से टाइम। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 22 मिनट क्या 22 घंटे भी होंगे आपके पास। मैंने अपनी पूरा करियर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, मेरे पास भी टाइम नहीं होता था। अब मेरे पास सिर्फ इसी चीज के लिए टाइम, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंस है इस चीज की। मैं खुद के साथ साथ लोगों को देना चाहता हूँ। पैसे कमाने के लिए थोड़ी करता हूँ, उसके लिए तो नौकरी भी करता था, बहुत पैसे कमाता था। राज जी आपको तो पता है, आप मेरे साथ काम करते। तो आप जिस चीज को अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करोगे, अच्छी सेहत को प्रायोरिटाइज करोगे तो अच्छी सेहत आएगी। आप जिस चीज को प्रायोरिटाइज करोगे वो और आएगा, बायोकेमिकल एनवायरनमेंट वैसा बनता जाएगा और आप उसी चक्कर में घूमते चले जाओगे। तो एक चीज अच्छी है आपके अंदर कि आपने खुद से मुझे फोन किया, आप मुझे जानते हो, उसके बावजूद भी आपने मुझे फोन किया। मैं पहले कुछ और था, एक आदमी की इमेज होती है ना कि ये आदमी ऐसा था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, ऐसी इसकी बॉडी थी, ऐसी इसकी लाइफस्टाइल थी। अभी ये कैसे किसी को योगा सिखा सकता है, ऐसी बातें कर सकता है, कि इमेज होती है ना। तो आपके मन में ऐसी इमेज नहीं थी। तो मैं खुशकिस्मत तो हूं, मेरे से ज्यादा आप खुशकिस्मत हो कि आप मेरे पास आए और आप मेरे से सीख रहे हो। मेरे से बेटर शायद ही कोई सिखा पाए जो उस दौर से गुजरा हुआ हो, उस डिप्रेशन से गुजरा हुआ हो, और निकल के जो है मैंने वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने जीवन में, जो आपको बताता हूं। कहीं से केवल पढ़ के नहीं किया, केवल पढ़ के बताना अलग चीज होती है, पढ़ के अपने जीवन में उसको चरितार्थ करके, एक्सपीरियंस करके, वो हर चीज जो बताता हूं वो अपनी लाइफ में मैं खुद करता हूं। तो जो आपको भेजा हुआ है वो सब चीजें मैं खुद करता हूं, और मैं वहां से यहाँ पे यू टर्न इसीलिए हुआ है मेरा, क्योंकि मैं वो सब चीजें मैंने सुनी है, समझी है और करता हूं। आप भी करो, आप ठीक हो जाओगे सब चीज। हमारी दोस्ती भी उन्हीं चीजों से होती है जो बॉडी में बायोकेमिकल एनवायरनमेंट वो आमा बनाता है ना। हम जाते भी उन्हीं लोगों के पास है, वो शाम वाले दोस्तों के पास है। जब वो बायोकेमिकल एनवायरनमेंट ऐसे धुआं बन के निकल जाता है ना, तो आपकी दोस्ती शाम से हटके सुबह वाली हो जाती है। आपका सोशल सर्किल भी वैसा ही बनने लगता है और आप उसी में चले जाते हो। सब कुछ, आपकी पूरी लाइफ वैसे ही चेंज होती चली जाती है। तो ठीक है, वो सुनिएगा, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। आपको मन हो तो सुनिए, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं। मैं जबरदस्ती किसी को डाइट प्लान भी नहीं भेजता हूं, पहले मैं ऑडियो भेजता हूं, वो सुन लेता है कोई तो ही मैं आगे भेजता हूं। महर्षि पतंजलि ने यह भी लिखा हुआ है कि अपने ज्ञान को बेकार में किसी को नहीं बांटना चाहिए, जितना जो मांगे उतना ही दो। तो आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, फोन करेगा या मैसेज करेगा तो मैं भेजूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप जैसे, अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक फील करते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से समय बहुत अधिक हो गया है, चलते हैं, मंडे को मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू करें।